लोकपाल एंड लोक आयुक्त। भारत में लोकपाल के गठन की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। सबसे पहले प्रशासनिक जो सुधार आयोग ने ये सिफारिश की कि भारत में एक लोकपाल का गठन किया जाना चाहिए ताकि प्रशासन में भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता और सब निर्णयन की जो खतरे हैं उनको कम किया जा सके। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जा सके। आमतौर पर दो तरह के राज्य होते हैं, एक पुलिस राज्य और दूसरा कल्याणकारी राज्य। पहले के जो राजा महाराजाओं के समय में जो राज्य होता था वो एक तरह से पुलिस राज्य होता था। राज्य का जो प्रमुख दायित्व और जो कर्तव्य है वो यही होता था कि वो विदेशी हमलों से रक्षा करे, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन वर्तमान राज्य एक कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य के गठन के साथ ही राज्य का जो कार्य क्षेत्र है उसमें असीमित रूप से वृद्धि हो गई है। वर्तमान में एक राज्य एक व्यक्ति के जन्म से लेकर एक मृत्यु तक प्रमुख रूप से सारे कार्य राज्य के द्वारा किए जाते हैं। राज्य जनता के कल्याण के लिए होता है। इसके चलते न केवल राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है बल्कि राज्य की जो प्रशासनिक मशीनरी है उसकी संख्या, उसके प्रभाव में भी तेजी से, उसके प्रशासनिक खर्चे में भी तेजी से वृद्धि हुई है। उसके साथ साथ जो ही प्रशासनिक तंत्र और उसका तामझाम उसमें वृद्धि हुई है, उसके साथ साथ प्रशासन में अकार्यकुशलता और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आम हैं। उन सब को दूर करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक ओम्बुड्समैन नामक संस्था का गठन करने की सिफारिश की। जो ओम्बुड्समैन की जो संस्था है ये प्रमुख रूप से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सबसे पहले इसका गठन किया गया। ये शब्द जो ओम्बुड्समैन है वो एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रतिनिधि, यानी जो प्रशासन में एक तरह से जनता का प्रतिनिधि, जो एक तरह से जनता की शिकायतों को, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करे और उनका सॉल्यूशन करने की प्रयास करे। सबसे पहले इसका गठन स्वीडन में किया गया था 1809 में। उसके बाद दुनिया के अन्य देशों में इस तरह की संस्थाओं का गठन किया गया। जो स्वीडिश ओम्बुड्समैन है उसका जो प्रमुख रूप से जो कार्य था सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, प्रशासन में भ्रष्टाचार को दूर करना, प्रशासन में कुशासन को दूर करना, प्रशासन में भाई भतीजावाद के आरोपों की जांच करना, ये प्रमुख रूप से कार्य थे। और जो स्वीडिश ओम्बुड्समैन उसकी जो नियुक्ति है वो वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा की जाती थी, संसद के द्वारा की जाती है। लेकिन उसे न केवल संसद से स्वतंत्र रखा गया बल्कि उसकी कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रभाव से भी सुरक्षित उसको रखा गया और उसको इन तीनों ही अंगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने का अधिकार उसको दिया गया था। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। उसका जो कार्यकाल था वो 1966 से 70 तक था। उसने भी इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन की तर्ज पर और एक इसी तरह की एक संस्था का गठन करने की और उसका नाम उसने दिया लोकपाल, उसे गठन करने की सिफारिश की। उसने भी जो न्यूजीलैंड में जो ओम्बुड्समैन है वो उससे न्यायपालिका को बाहर रखा गया है। तो भारत में भी उसने हालांकि सिफारिश की थी जो प्रशासनिक सुधार आयोग है कि जो लोकपाल जो गठन किया जाए उसे न्यायपालिका को बाहर रखा जाए। हालांकि स्वीडन का जो ओम्बुड्समैन है, भारत में लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि भारत में लोकपाल, उसके अंदर न्यायपालिका भी उसके अंडर आती है। वो न्यायिक मामलों की भी अगर भ्रष्टाचार का कोई न्यायालय में भी अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो उसकी जांच कर सकता है। लेकिन भारत में भी न्यायपालिका को उससे बाहर रखने का प्रयास किया गया था, रिकमेंड की गई थी, सिफारिश की गई थी, सफलता नहीं मिल पाई। अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल बिल के लिए आंदोलन चला। उसके बाद 2013 में भारत की संसद में एक बिल पेश किया गया, लोकपाल और लोक आयुक्त बिल 2013। उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति दी गई और भारत की संसद के द्वारा स्वीकृति के बाद 16 जनवरी 2014 से लागू हो गया। इस अधिनियम के अनुसार एक संवैधानिक संस्था के रूप में केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोक आयुक्त के गठन का प्रोविजंस किए गए हैं। यानी लोकपाल बिल के लागू हो जाने के बाद 365 दिन में सभी राज्य सरकारें इस बारे में विधायन बनाने का कार्य करेंगी। लोकपाल बिल के अकॉर्डिंग, लोकपाल बिल के अनुसार इसका एक अध्यक्ष होगा और 50% जो अन्य सदस्य होंगे, जो 50% अन्य सदस्य होंगे वो न्यायिक क्षेत्र से होंगे। यानी प्रमुख रूप से न्यायाधीशों को नियुक्त इसमें किया जाएगा। और इसके जो 50% जो सदस्य होंगे वो हमारे समाज के जो कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज और विमेंस में से लिए जाएंगे। यानी इन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, बल्कि ये सुनिश्चित किया गया है
कि 50% रिप्रेजेंटेशन समाज के इन कमजोर वर्गों का लोकपाल में दिया जाएगा। लोकपाल के सदस्यों का चयन करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, लोकपाल चयन समिति, जिसका नाम होगा, इसमें प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित कोई अन्य जज और इन उपरोक्त चारों के द्वारा नामित कोई अन्य विशिष्ट न्यायवेत्ता जो राष्ट्रपति की नजर में कानून का विशिष्ट रूप से ज्ञाता है, वो उसका सदस्य होगा। तो ये इसमें जो एक चयन समिति होगी जो ये बैठेगी और विचार करेगी और लोकपाल और अन्य सदस्यों का चुनाव करने का कार्य करेगी। और विशिष्ट रूप से एक प्रोविजन किया गया कि लोकपाल के चयन के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें 50% ऐसे लोग होंगे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज और वीमेंस में से होंगे। जो सिलेक्शन कमेटी बनेगी उसके अंदर भी भारत में प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लिया गया है, यानी लोकपाल प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी शिकायतों की जांच कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक विशिष्ट विधि का प्रोविजन किया गया है। उस विशिष्ट विधि के तहत ही अपारदर्शी तरीके से लोकपाल, यानी विशिष्ट अपारदर्शी विधि से प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आरोपों की जांच कर सकती है। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है उसके अनुसार ए, बी और सी और डी, यानी चारों वर्गों के जो केंद्र सरकार के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध जो शिकायतें हैं उन सभी मामलों की जांच लोकपाल कर सकता है। जो हमारी केंद्रीय स्तर पर जांच एजेंसियां हैं उनका अधीक्षण करने का, उनको विशिष्ट निर्देश जारी करने का अधिकार लोकपाल के पास है। जो सीबीआई है इसके संबंध में भी लोकपाल को विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं केंद्रीय जांच एजेंसीज के बारे में। सीबीआई का जो डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, उसकी जो नियुक्ति है एक विशिष्ट हाई पावर कमेटी होगी उसके द्वारा की जाएगी, जिसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होगा, जो सीबीआई चीफ की नियुक्ति करेगी, सीबीआई के चीफ की नियुक्ति करेगी। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की आरोप हैं उनके खिलाफ जांच के साथ साथ उनके खिलाफ केस चलता रहेगा। इस दौरान भी उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का अधिकार लोकपाल के पास होगा, यानी जो आय से अधिक प्रॉपर्टी के जितने भी मामले हैं, भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, उनकी जो आय से अधिक प्रॉपर्टी है उन सब को जब्त करके उसकी नीलामी की प्रोसेस करने का अधिकार भी लोकपाल के पास होगा। सरकार से वित्त पोषित कोई भी संस्थान है उसके अंदर काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने का अधिकार लोकपाल के पास होगा। इसके साथ साथ लोकपाल ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहित करने का भी कार्य करेगा। ऐसे सभी गैर सरकारी संगठन जिनको 10 लाख या उससे अधिक विदेशों से आय प्राप्त होती है उनके खिलाफ FCRA और FERA फेरा कानून के तहत भी लोकपाल जांच कर सकता है। और जांच करके अगर कोई भी गैर सरकारी संगठन है, अगर वो अपनी गतिविधियां उसकी जो संदिग्ध हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त और उनके खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश भी लोकपाल कर सकता है, या विभिन्न सेंट्रल जो एजेंसीज हैं उनसे उनके मामलों में जांच करवा सकता है। हमारा जो लोकपाल अधिनियम है काफ़ी प्रचार प्रसार और काफ़ी प्रयासों के पास गठित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें कुछ कमियां हैं। उसे सो मोटो, यानी अपने आप में कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। वो कार्रवाई तभी करेगा जब उसके खिलाफ उसके पास कोई जांच के लिए कोई शिकायत आएगी। ऐसी कोई शिकायत जिस पर उसकी जो विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है उनके ऊपर वो जांच नहीं कर सकता। गलत और झूठी शिकायतों पर दंड की व्यवस्था की गई है। अगर कोई शिकायत झूठी पाई गई, गलत पाई गई, तो वो दंड देने का अधिकार लोकपाल के पास है। लोकपाल का जो जोर है वो शिकायत पर है, विषय वस्तु पर ज़्यादा नहीं है। अनाम शिकायत है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति शिकायत करता है जिसमें अपना नाम नहीं लिखता, सिंपल सादे कागज़ के ऊपर कोई शिकायत भेजी गई है, तो उसको डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, यानी उसके ऊपर कार्यवाही लोकपाल नहीं करेगा, चाहे उसके साथ सबूत अटैच क्यों ना हो, चाहे सभी सबूत भी रख दिए गए हैं। अगर वो शिकायत अनाम है, सादे कागज़ पर है, उसके साथ एफिडेविट नहीं है नाम के साथ, तो उसके ऊपर कार्यवाही नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत आई है, जांच चल रही है, उनको कानूनी सहायता देने का भी प्रोविज़न इसमें किया गया है, यानी सरकारी खर्चे पर उनको कानूनी सहायता दी जाएगी। अगला जो प्रोविज़न है वो है टाइम बार, यानी ऐसी कोई मामला, भ्रष्टाचार का मामला जो 7 साल से पुराना है, 7 साल से ज़्यादा हो चुका है, पुराना पड़ चुका है, अगर उसकी कोई शिकायत आएगी तो लोकपाल उसके ऊपर कार्यवाही नहीं करेगा, उसको टाइम बार, टाइम आउट मान लिया जाएगा। और जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो जांच करने का जो लोकपाल का अधिकार है
वो बहुत ही अपारदर्शी है। स्पष्ट रूप से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, सिर्फ गुपचुप तरीके से उसके मामले में जो शिकायत आई है उसकी जांच की जा सकती है, उसका पब्लिक डोमेन में उसका कोई चर्चा नहीं की जाएगी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। यानी शिकायत की जो जांच है वो पूर्ण रूप से अपारदर्शी होगी। ऐसा इसलिए भी किया गया कि अगर प्रधानमंत्री को खिलाफ जो जांच और उसको अगर लोकपाल को अधिकार दे दिया जाए, प्रधानमंत्री को उस मामले में गिरफ्तार करने का भी अधिकार उसके पास होगा, तो जो संसदीय जो संप्रभुता है, जो केंद्रीय सरकार जो अपने कार्यों के लिए जो संसद के प्रति उत्तरदायी है, वो प्रभावित होती है। एक तरह से जो केंद्रीय मंत्री परिषद को नियंत्रित करने का कार्य है, अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर जो उसको पद से हटाने का जो अधिकार है संसद का, वो संसद से किसके पास चला जाएगा? लोकपाल के पास चला जाएगा। तो ऐसे कोई भी जो सत्ता एक्स्ट्रा पार्लियामेंट नहीं बनाई जा सकती जो पार्लियामेंट के कार्य को टेक ओवर कर ले। इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ जो जांच होगी वो अपारदर्शी होगी, उसका पब्लिक डोमेन में कोई चर्चा नहीं होगी और सीधे सीधे प्रभावी रूप से प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अधिकार लोकपाल के पास नहीं है। लेकिन इसमें प्रमुख रूप से सीबीआई को मजबूत भी बनाया गया है। जो जांच एजेंसीज हैं उनको प्रभावशाली और स्वतंत्र करने का भी इस एक्ट के द्वारा कार्य किया गया है। खास करके जो एक डायरेक्टर जो प्रोसिक्यूशन है उसका पोस्ट बनाई गई है, उसका एक ऑफिस बनाया गया है। प्रोसिक्यूशन एक मंडल का गठन किया जाएगा जिसका अध्यक्ष डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होगा, जो सीबीआई के स्वामित्व में ही काम करेगा। उसकी जो नियुक्ति की जाएगी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर उसकी नियुक्ति होगी और एक पैनल्स बनेगा जो एडवोकेट्स का सरकारी वकीलों से अलग जाके वो लोकपाल के खिलाफ पास जो शिकायतें आई हैं उन सब मामलों की जांच लोकपाल उनसे करवा सकता है। सीबीआई का जो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है उसकी जो लोकपाल के द्वारा सौंपे गए जो मामलों की जांच कर रहा है उसकी जो ट्रांसफर करने का पोस्टिंग करने का अधिकार लोकपाल के पास होगा। उसकी ट्रांसफर राजनीतिक के आधार पर नहीं की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त अगर सीबीआई लोकपाल के द्वारा दिए गए मामलों की जांच कर रही है तो उसको सफिशिएंट फंड्स उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि उसको पैसे की कमी से जांच प्रभावित न हो। और इसके साथ साथ जो केंद्रीय स्तर पर जो लोकपाल गठित किया गया है प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य है कि वो 365 दिनों के अंदर सभी राज्य सरकारें लोक आयुक्त का गठन करें। इससे निश्चित रूप से जो प्रशासन में भ्रष्टाचार के मामले हैं, जो शिकायतें हैं, उनमें कमी आएगी। थैंक यू।